हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के लिए चैप्टर 3 बुक 1 बुक 2 का चैप्टर हम 3 करने वाले हैं, जिसका कि नाम है अपवाह तंत्र और ड्रेनेज सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, वर्षा ऋतु में यानी बारिश के दिनों में आपने बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएं आपने अवश्य देखे होंगे। वाहिकाएं क्या होते हैं? जैसे नदियाँ और नाले पानी बहा कर ले जाते हैं, तो नदियाँ और नालों के अलावा जो भी आपने देखे होंगे जिनमें पानी बहता है, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो गलियों की नालियाँ हों, या पानी अपने आप रास्ता बना के बहने लगे, उन सबको हम वाहिकाएं कहते हैं। यानी जिनके थ्रू पानी बह सकता है वो वाहिकाएं होती हैं, जो अतिरिक्त जल को बहाकर ले जाती हैं। जो बारिश में बरसा है, जो अतिरिक्त जल बरसा है, एक्स्ट्रा वाटर आया है, उसको बहाकर ले जाती हैं। और अगर ये वाहिकाएं इस पानी को ना ले जाएं तो क्या होता है? बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है। ये तो स्वाभाविक है। जहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध यानी इनमें कोई रुकावट आ जाए, या ये अस्पष्ट हैं यानी थोड़ी दूर जाकर फिर ये रुक जाती हैं ऑटोमेटिक, वहाँ बाढ़ आना एक सामान्य परिघटना है। वहाँ तो बाढ़ आनी ही आनी है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होगी तो बाढ़ तो ज़रूर आने वाली है। निश्चित वाहिकाओं जो कौन सी होती हैं? जैसे नदियाँ, नाले के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। समझे? निश्चित वाहिकाएं कौन सी है? जो नदियाँ हैं, नाले हैं, इन फिक्स हैं कि हाँ ये तो वाहिकाएं हैं ही हैं हमारे पास। इनके माध्यम से जो जल प्रवाह होता है उसको कहते हैं अपवाह। और वाहिका क्या होती है? वाहिका का अर्थ है नदियाँ, नाले और अन्य जल निकास के तंत्र, जिनसे बारिश का पानी बहते हुए किसी बड़ी झील, तालाब या सागर में चला जाता है। यानी जो वही जिनके थ्रू पानी बहता है और फिर ये किसी बड़ी झील में चला जाए, तालाब में चला जाए, सागर में चला जाए, सागर यानी समुद्र, उसे ही हम वाहिका कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह जाल या अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है? अगर इनका जो जाल है या आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कुछ बड़ी नदियाँ होती हैं, फिर उनकी कुछ छोटी सहायक नदियाँ होती हैं, जो सारा जाल बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। जैसे नदी काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, कई किलोमीटर तक की होती हैं, तो जितने हिस्से में वो बह रही हैं और उनकी जो सहायक नदियाँ बह रही हैं वो आपस में वो अपना जल बहा कर ला रही हैं, वो जो, और उसे क्या कहते हैं? जिसे जलग्रहण क्षेत्र या कहा जाता है। अभी अगर इसको द्रोणी भी बोलते हैं, तो जहाँ से वो पानी बहाकर ला रही हैं, जितने हिस्से में से पानी उसमें बह रहा है, उसको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। यानी जहाँ जहाँ उसने जल ग्रहण कर रखा है। एक नदी तथा उसकी सहायक नदी, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ छोटी छोटी, द्वारा अपवाह क्षेत्र, उन्होंने अपवाह क्षेत्र बना रखा है, उनमें से पानी बह रहा है, को अपवाह द्रोणी भी कहते हैं। ठीक है? एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं या जल संभर कहते हैं। क्या होता है जल विभाजक या जल संभर? जो एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करे। जैसे गंगा की अपवाह द्रोणी अलग है, सिंधु की अलग है, ब्रह्मपुत्र की अलग है, सबकी अपवाह द्रोणी अपनी अलग अलग होती हैं। जो अपवाह द्रोणी इनको अलग करे उसे हम जल विभाजक कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, जो बड़ी नदियाँ होती हैं जैसे गंगा। जबकि छोटी नदियों के व नालों के द्वारा अपवाह क्षेत्र को या जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है, यानी जल विभाजक, उन्हीं को हम जल विभाजक कह देते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर या जल विभाजक का आकार छोटा होता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया, उनको यानी भिन्न भिन्न आधार है उनको बांटने के। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अधिकतर नदियाँ क्या होती हैं? अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं, कहाँ गिराती हैं? समुद्र के अंदर। तो समुद्र में जल विसर्जन करने के आधार पर इनको दो समूहों में बांटा गया है। एक अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। यह अपवाह तंत्र दिल्ली कटक, कटक यानी दिल्ली के जो पहाड़ हैं, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। विलग यानी अलग किए गए हैं। अब आपको ये फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी बुक में है। इसमें बहुत सारी नदियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, भारत की लगभग सभी नदियाँ दिखाई दे रही हैं।
और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये ब्लैक वाली, ये हमारी जल विभाजक रेखा है, यानी कि जो एक द्रोणी को दूसरी द्रोणी से ये अलग करती है। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रही है ऐसे, देखिए। तो ये पूरी इस तरह से है यहाँ पर। और इधर ये बंगाल की खाड़ी है, यानी जो इस तरफ नदी अपना पानी गिराती हैं उनको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलते हैं, ये अरब सागर। और जो इस तरफ अपना पानी गिराती हैं ये सब अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट कहता कुल अपवाह क्षेत्र, यानी भारत का जो कुल अपवाह क्षेत्र है उसका 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा नदियाँ शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। ऊपर बताया मैंने बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये सब की सब, यानी भारत की जितना भी अपवाह तंत्र है उसमें से 70% पानी तो बंगाल की खाड़ी में जाता है। बचा बाकी 23% सिंधु, नर्मदा, तापी या ताप्ती कुछ भी कह लो, माही व पेरियार नदियाँ हैं, अपना जल अरब सागर में ये गिराती हैं। तो ज़्यादा जल कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। कम कहाँ गिरता है, अरब सागर में। अरब सागर में कितना गिरता है, 23%, बंगाल की खाड़ी में 77%। आगे जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र ये 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि कुछ हमने 14 में से नाम ले दिए हैं। ये तो मुख्य था। इसके बाद मध्यम आ गया। मध्यम क्या होता है, 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होता है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु द्रोणी क्षेत्र जिनका अपवाह 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें कम वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां हैं। और ये नदियां अधिकतर ऐसी भी हैं ये क्योंकि ज़्यादातर ये बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। अगर बारिश ना हो तो ये अधिकतर सूखी ही पड़ी रहती हैं। अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है, यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसको हम उद्गम स्रोत कहते हैं। तो बहुत सारी नदियाँ हमारी हिमालय पर्वत से निकलती हैं और वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। 2 ही हमारे पास सागर हैं। भारत प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थान, प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, जो समुद्री तट वाला जो हमारा भारत है वो सारा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये इसमें से जो वहाँ जो नदियाँ निकलती हैं उनका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट है और यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। तो देखो ये हमारे घाट दिखा रखे हैं। इधर ये हमारी अरावली हिल्स हैं, ये विंध्याज हैं, ये सतपुड़ाज हैं, इधर ये छोटा नागपुर है, इधर मेघालय का पठार है, ये है हमारा पश्चिमी घाट। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला सारा, इसकी नदियाँ इस पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ये हमारा पूर्वी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट से देखो ये नदियाँ निकल रही, इधर गिर गई, ये इधर गिर गई, इधर गई। ज़्यादातर नदियाँ इसमें बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लेकिन 1-2 नदियाँ इस तरफ भी जाती हैं, अरब सागर में भी गिरती हैं। देखो ये और थोड़ा सी रेड लाइन जो है ये है हमारी वेस्टर्न घाट, ये बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, अरब सागर हम जिसको बोल रहे हैं। ये भारत के हमारे पठार हैं कुछ। तो देखिए पठार कैसे हैं, देखो पठार यानी पहाड़ से जो छोटे होते हैं, ये बुंदेलखंड का, मालवा का, कच्छ का, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये मेघालय का पठार, इधर दक्कन का पठार, तेलंगाना, ये सारे पठार आपको पता होने चाहिए। आगे बोलता है कि नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। किसका, जो पश्चिम घाट से, जो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो ज़्यादातर कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा और तापी 2 इसका अपवाद हैं। ये और अनेक छोटी छोटी सी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उद्गम के प्रकार, यानी उद्गम के प्रकार, उनकी प्रकृति विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। हिमालय अपवाह तंत्र जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनका जाल, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो प्रायद्वीपीय भारत से, जो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं उनका जाल। भारत के अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। यह 3 भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया, यानी उनका उत्पन्न होने की जो डेवलपमेंट हुई है, तथा वर्षण की प्रकृति, यानी जो बारिश की प्रकृति है, लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ये जो अपवाह तंत्र बना है भारत का, ये सब इन कारणों से बना है।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय अपवाह तंत्र, क्योंकि दो ही मेन अपवाह तंत्र हैं भारत में, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप भारत अपवाह तंत्र। यह अपवाह तंत्र इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। जो हिमालय वाला जो अपवाह तंत्र है, ऐसा नहीं है कि जैसे हिमालय पर्वत बना वहाँ से नदियाँ बहनी शुरू हो गई, धीरे धीरे उनमें चेंजिंग आती रही। हिमालय कैसे बना ये हमने महासागर और महाद्वीप वाले चैप्टर में पढ़ा था, बुक 1 के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया था। तो काफ़ी टाइम लगा इस हिमालय अपवाह तंत्र को विकसित होने में। इसमें मुख्यतः गंगा है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नदी द्रोणियाँ शामिल। ये 3 नदी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है और ये 3 ही इसमें शामिल हैं। ये नदियाँ 12 मासी हैं, 12 महीने में पानी बहता है, क्योंकि इनका जो पानी है बर्फ़ के पिघलने से मिलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं जब, और वर्षण यानी बारिश दोनों पर निर्भर है। यह नदियाँ गहरे महाखड्डों या गोर्जिस से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ, यानी जब हिमालय बना था, अपर्दन क्रिया द्वारा भी बने। अब महाखड्ड क्या होते हैं? देखो, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये महाखड्ड होते हैं। ये सीधे सीधे यहाँ से पहाड़ है, ऐसे सीधा सीधा बहुत गहरी गहरी खाई ऐसी, और इसके बीच में से ये पानी निकल रहा है। यहाँ पर ये पानी भी इन पहाड़ों को काटता है, तो उससे भी महाखड्ड बनते हैं। कुछ तो नेचुरली बने हुए हैं, कुछ पानी की वजह से भी अपर्दन क्रिया से बने हुए हैं। और एक ये इस तरह से बहती है, तो इसको हम महाखड्ड नहीं बोलते, क्योंकि इसमें स्लोप आ रहा है। महाखड्ड में स्लोप नहीं होता, महाखड्ड में बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, देखो। लेकिन जो ऐसे स्लोप बना के आ रही है, ये कैसा वी आकृति बन गई, इसको हम वी आकार की घाटी बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे। कहता था कि महाखड्डों के अतिरिक्त यह नदियाँ अपने पर्वतीय भाग में वी आकार की घाटियाँ, ठीक है, वी आकार की घाटियाँ बनाते हैं। शिप्रिकाएँ, शिप्रिकाएँ का मतलब जहाँ पे पानी एकदम से तेज़ी से बहने लगता है, उसको हम शिप्रिकाएँ बोलते हैं। देखो बता भी रखा है, शिप्रिका या रैपिड बोलते हैं। नदी के मार्ग का वह हिस्सा जहाँ किसी अवरोध के कारण ढाल सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज हो जाता है, ठीक है, मानी पानी बह रहा है और अचानक ढाल तेज आ गया, तो वो वहाँ पर जब पानी तेज़ी से बहेगा और जल प्रवाह अत्यधिक वहाँ पर तीव्र हो जाता है, उसे हम शिप्रिका बोलते हैं। बाकी इसको आप अपना आप पढ़ लेना। वह जलप्रपात भी बनाते हैं, शिप्रिका बनाती हैं जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात क्या होते हैं? झरने। झरने तो आपने पढ़े हुए हैं। पहाड़ों से निकलकर जब यह मैदान में प्रवेश करते हैं, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी पहाड़ों में बहती है ज़्यादातर, लेकिन जब हरिद्वार आ जाती है तो हरिद्वार के बाद वो प्लेन उस पर बहने लगती है। तो निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियाँ, निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियाँ कौन से? जो अपने साथ ये अवसाद बहा के लाती हैं, उनसे जो आकृतियाँ बनती हैं। समतल घाटियों, गोखुर झीलें। गोखुर झीलें कौन सी हैं? तो मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है। मैदान क्षेत्र में सीधी सीधी तो बहती नहीं है, तो कभी ऐसे मुड़ जाती है, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे 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 कुछ ऐसे ये बल खाती हुई ऐसे ऐसे नदी बहती है। और विसर्प का निर्माण कर, विसर्प यानी सांप जैसी आकृति का निर्माण करती है। ये विसर्प ऐसा आकार के होते हैं, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तब नदी का अपशिष्ट भाग, यानी जो नदी के साथ आ रहा है, गोखुर झील कहलाता है। तो पता चल गया, जो गोखुर झील यानी जब इसके बाद ये जब सीधा रास्ता हो जाता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गोखुर झील। गोखुर झील सतही क्षेत्र वाला, अधिक गहराई से छोड़ो ही कुछ दिन। और बाढ़कृत मैदान, यानी जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। गुम्फित वाहिकाएँ, गुम्फित वाहिकाएँ क्या होती हैं? एक ही नदी या सरिता से उत्पन्न होने वाली लघु उथली संग्रहित सरिताओं को का जाल, यानी एक ही नदी से जब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं, बढ़, यानी एक नदी जब कई हिस्सों में बढ़ जाती है, तो उनको गुम्फित वाहिकाएँ हम कहते हैं। और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। नदी का मुहाना कौन सा? जहाँ से नदी निकल रही है वो नहीं, जहाँ पर नदी सागर में अपना जल विसर्जित कर रही है, जहाँ पर वो जाके ख़त्म हो रही है, उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। वहाँ डेल्टा बन जाता है। तो डेल्टा कैसे होते हैं? वहाँ पे बहुत, जहाँ पर वो पानी समुद्र में मिल रहा है ना, वहाँ पे बहुत चौड़ा मैदान सा बन जाता है, बहुत सारी कई धाराओं में बट जाती है, और जैसे नदी आ रही है तो ऐसे 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 हो जाएगा, और त्रिभुजाकार की आकृति बननी शुरू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। अब डेल्टा देखो क्या कहता है? डेल्टा उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद, यानी नदियाँ जो अपने साथ कंकड़ पत्थर मलबा बहा कर लाती हैं, उससे बनते हैं ये। विशेषतः नदी के मुहाने पर, खासतौर पर कहाँ पर? जहाँ पर नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, जहाँ वह किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है,
इस भूभाग का आकार त्रिभुज जैसा होता है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में ये सर्पाकार मार्ग में रहने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है और ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसको याद रखना पॉइंट को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी सबसे ज़्यादा मार्ग ये अपना बदलती रहती है। यह नदी पर्वतों के ऊपर क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है। जब पर्वतों में भारी बारिश होती है तो वहाँ से जो मलबा बहकर आता है तो मलबा कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा, वहाँ पे नदी रुक जाती है। अब जब नदी रुकेगी तो नदी को तो बहना है, वो कहीं ना कहीं और से इधर उधर अपना मार्ग बना लेती है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। तो ये था हमारा हिमालय अववाह तंत्र। हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। अब ये जो अपवाह तंत्र है हिमालय का, इसका विकास कैसे हुआ, देखो बना कैसे ये। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में कुछ मतभेद हैं। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी, यानी ये जो अलग अलग नदियाँ निकल रही हैं इतनी सारी हिमालय से, ऐसा कुछ नहीं था। पहले एक विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या इंडोब्रह्म, यानी जो विशाल नदी थी उसको शिवालिक या इंडोब्रह्म कहा गया, ऐसा माना जाता है। हिमालय की संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ, अनुदैर्घ्य विस्तार क्या होता है, ये इस तरह से पहाड़ी आकार होता है, इसको अनुदैर्घ्य विस्तार बोलते हैं, असम से पंजाब तक बहती थी। यानी ये जो नदी है हिमालय वाली, कौन सी नदी, शिवालिक या इंडोब्रह्म जिसे कहा गया, ये असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी, ऐसा माना गया था। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। अब जलोढ़ निक्षेप से बना रेत, तो जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, जलोढ़क अथवा अलुवियम उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया या कहीं अन्यत्र जमा कर दिया जाता है, इसको हम जलोढ़ निक्षेप कह देते हैं। यह भुरभुरा होता है यानी ढीला होता है। इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस सैल यानी ठोस पत्थर वगैरह ये नहीं बनाते, ठीक है। तो ये जलोढ़ निक्षेप होता है, तो इससे बना होता है। और रेत मृतिका, मृतिका क्या होती है, 2 माइक्रोन से छोटे वाले व्यास वाले कणों को, अवसादी सैलों को मृतिका कहते हैं। 2 माइक्रोन का मतलब है बहुत छोटे कण। जो हम कोरोना में मास्क पहन रहे हैं वो 10 माइक्रोन तक के कण को रोक सकता है, लेकिन ये 2 माइक्रोन का उससे भी छोटा हमारा होता है। इसके अलावा चिकनी मिट्टी होती है, गोलाश्म होते हैं। गोलाश्म क्या होते हैं, कठोर सैल या पत्थर के गोलाकार टुकड़े, है ना। आपने नदियों में छोटे छोटे टुकड़े देखे होंगे पत्थर के, गोले गोल से होते हैं, जो आजकल गमलों वगैरह में भी रखे जाते हैं। हिमनद या सागर के जल प्रवाह के साथ लुढ़कते रहने तथा परस्पर टकराते रहने के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। शुरू से गोल नहीं होते, वो धीरे धीरे बहते रहते हैं, उनकी शेप गोल के आकार की हो जाती है। वह कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है। इस धारणा की पुष्टि ये करते हैं, कौन सी धारणा की, कि पहले एक इंडोब्रह्म नामक एक विशाल नदी थी। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में, यानी पुराने समय में, इतिहास में, इंडोब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई। वही एक तो सिंधु नदी और इसकी अपवाह तंत्र, गंगा नदी और इससे निकलने वाली सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी और इससे निकलने वाली सहायक नदियाँ, यानी 3 अपवाह तंत्रों में बट गई। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल, अब प्लीस्टोसीन काल कौन सा इतिहास की बात है, अवधि जो है 19.89 लाख वर्ष। इस जो प्लीस्टोसीन काल जो है, इसकी जो अवधि थी इतने वर्ष थी। इस समय जलवायु ठंडी हो चुकी थी, शीतल हो चुकी थी, और इसको 4 हिमयुगों में विभाजित किया जाता है। किसको, प्लीस्टोसीन काल को। तो प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिम भाग में वह पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ। किसका, जो विशाल नदी का जो विभाजन हुआ है वो इस पोटवार पठार के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का काम
करता है। कौन सा? ये पोटवार पठार जो है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं और मेघालय के पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, यानी मालदा गैप बना, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिक् परिवर्तन हुआ और बंगाल की खाड़ी की ओर ये प्रवाहित हुई। यानी उससे पहले वाले, अब उससे क्या हुआ, सिंधु और गंगा अलग अलग हुए और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र अलग अलग हो गए। किससे? मालदा गैप से। तो ये क्या था? ये था हमारा जो इसका विकास हुआ है ना, किसका? हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का जो विकास है इस प्रकार हुआ। पहले एक बहुत बड़ी नदी थी, फिर वो नदी समय के साथ साथ धीरे धीरे 3 भागों में बट गई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर इस तरह से जो कारण उसके रहे थे वो सब इसमें बताया गया है। तो इसके बाद अब हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसकी मैं पहली नदी जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में बस आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखते हैं। तो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं, जिनमें से प्रमुख नदी तंत्र निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र। देखो ये आपको सिंधु नदी का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ से निकल रही है, ये अब चाइना में है हिस्सा, फिर ये इधर से निकली, फिर ये इंडिया में जम्मू कश्मीर में आ गई और यहाँ से, यहाँ के बाद ये पाकिस्तान में बहती हुई ये इधर ये अरब सागर में गिर जाती है। यानी इंडिया में ये सिर्फ इतना हिस्सा है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिस्सा है इसका, ठीक है। तो ये हमें दिखा रखा है। आगे देखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी यानी जो इसका अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, यानी ये नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ उन सबको नदी द्रोणी बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। ये सब रीडिंग्स आपको याद रखनी है। और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, ठीक है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। आइए, ये थोड़ा सा और यहाँ पर दिखा रखा है सिंधु नदी। देखो सिंधु नदी कहाँ से? यहाँ से निकलती है, ये ऐसे चल रही है, फिर यहाँ पर ये एक और नदी आके मिल गई, श्योक नदी मिल गई, ठीक है। फिर इधर से आ गई, कहीं से व्यास मिल रही है, कहीं से सिंधु, झेलम, चिनाब, ये सारी नदियाँ आकर धीरे धीरे इसमें मिलती जा रही हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम, फिर दोबारा दिखाऊंगा मैं आपको। ये एक और चित्र है, ये यहाँ से निकल रही है और ये इधर से जाती हुई इधर आई और यहाँ आके ये झेलम, चेनाब, रांची, ये जो पंजाब की 5 नदियाँ, व्यास, सतलुज, ये आगे आके ये यहाँ पर 5 मिल जाती हैं। यहाँ से फिर ये पंच नदी बन जाती है और फिर आगे जाके ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये भी सिंधु नदी का ही तंत्र है। क्या था? भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। पश्चिमी नदी क्योंकि पश्चिम के भाग में है। इसका उद्गम यानी जहाँ से निकलती है तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। और वो जो हिमनद है उसकी पोजीशन दे रखी है 31 डिग्री 15 मिनट, यह अक्षांश जो देशांतर वो दे रखा आपको ये होता है जो, और वो जो हिमनद है 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जहाँ से ये निकलती है। तो ये सब रीडिंग्स आपको रटनी है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है, यानी जब तक ये तिब्बत में बह रही है, जब तक चाइना में है, क्या कहते हैं इसको? सिंगी खम्बान या शेरमुख, ठीक है। किसको? सिंधु नदी को। लद्दाख में जास्कर श्रेणियों के बीच में से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करते हैं। महाखंड मैंने आपको ऊपर बता ही दिया क्या होता है। दर्शनीय महाखंड का मतलब बहुत सुंदर वो दिखता है आकृति। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश कर रही है? चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में। और भारत में कहाँ प्रवेश कर रही है? लद्दाख की जास्कर श्रेणियों में। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास, जो ऊपर मैंने अभी ये दिखाया था ना, ये सारे देखो, ये आ रही श्योक यहाँ से, ठीक है, ये गिलगित आ रही है यहाँ से। तो इस तरह से ये सारी आप जब इसको बड़ा करके देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे जाएंगी, जो सारी इन्होंने बात बताई हैं। अंततः यानी अंत में नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है
जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी में ये मिल जाती है। अटक के निकट ये बाहर निकलती है। और देखो काबुल नदी कहाँ पर है, ये रही काबुल नदी, ये काबुल नदी है, यानी इस हिस्से में ये बाहर निकलती है। कौन से हिस्से में? यहाँ पर ये पहाड़ियों से बाहर निकलती है और फिर ये प्लेन मैदान में आ जाती है और यहाँ से ये काबुल नदी इससे मिल जाती है। आगे देखो क्या कहता है, इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और संगर है। ये भी सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रखी होंगी। ठीक है, ये देखिए, ये खुर्रम, ये रही खुर्रम यहाँ से, ये कोची है, ये गोमाल है। ठीक है, ये सब नदियाँ यहाँ पर धीरे धीरे इसमें इधर से मिलती चली जाती हैं। दाहिना तट, उसका नदी का दाहिना तट। यह सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है। जैसे यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। ये सब पाकिस्तान, पंचनद का अभी मैंने ऊपर दिखाया था। पंचनद यानी जो पंजाब की जो 5 नदियां हैं में फेमस, वे जब एक जगह मिल जाती हैं तब उनको पंचनद कहा जाता है और फिर पंचनद बाद में पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिल जाता है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य में ही बहती है। अब देखो जो इसकी मेन नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। झेलम जो सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये जगहों के नाम है, कहाँ से निकल रही है कहाँ से नहीं। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। 2 सरिता यानी 2 छोटी छोटी नदियों के मिलने से बनी है चेनाब। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में ये दोनों सरिताएं आपस में मिल जाती हैं, इसलिए इसे चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है। यानी एक चंद्रा और एक भागा, तो चंद्र भागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर भारत में ही बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुंडली पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने पर सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग में धौलाधार के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। चौथी व्यास, ये वही 5 नदी के बारे में बात हो रही है। सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और रावी भी रोहतांग दर्रे के निकट से ही निकल रही है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी के काती और लारगी में महाखड्ड का यह निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरीके के पास सतलुज नदी में ये मिल जाती है। अब सतलुज के बारे में, सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, यानी ये चीन से आ रही है, जहां इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। चीन में इनके अपने अलग नाम हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के साथ साथ बहती रहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। कहाँ पर? रोपड़ में, पंजाब में है रोपड़। हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती हुई यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागर परियोजना की नहर का पोषण करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से ये अपवाह तंत्र समझ में आ रहे होंगे। बाकी चैप्टर हम अगले आने वाले पार्ट्स में करेंगे, तो इनको आप देखिए और जो इसमें नाम दे रखे हैं उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 2-4 बार आज वीडियो देखोगे, पढ़ोगे तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे और आपके MCQ में ये सहायक सिद्ध होंगे। तो देखते रहिए और इंतज़ार करिए आगे आने वाले पार्ट का। धन्यवाद।